गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आफ्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, क्लास 12th में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, वो कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 3 भी हमने कवर कर लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज है चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये कुछ मेजर चैप्टर्स है क्लास 12th के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज है उसका लेक्चर नंबर 1, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेक्चर नंबर 1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब किसी नॉर्मल इंसान से पूछे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, वो क्या कहेगा कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो विद देयर नॉर्मल फंक्शन, विद देयर नॉर्मल फंक्शन, तो वही कहलाएगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हेल्दी रहे। मतलब अगर आपके हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो गोनाड्स है, टेस्टीज और ओवरी, ठीक है, टेस्टीज और ओवरी, आपका जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं हैं, तो आप क्या कहोगे कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। पर ऐसा ये डेफिनेशन नहीं होती है। आपको जो मेन डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आपके एग्जाम्स में आए कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ, MCQ में भी आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जो WHO वाली जो डेफिनेशन है, WHO की क्या फुल फॉर्म होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो जेनेवा में, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर है वो जेनेवा में है। वो आपको इतना पता होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर है वो जेनेवा में है। तो सभी बात हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन WHO के अनुसार क्या दी गई है। देखिए, ये वाली जो डेफिनेशन मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए लिखी है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है, तो आप सिंपली कहेंगे कि अगर मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या कहूँगी कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अगर WHO की अगर हम फुल फॉर्म को जाने कि WHO क्या कहता है, मतलब WHO की क्या प्रतिक्रिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन को लेके, तो उसका कहना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ये डेफिनेशन आपको जरूर लिखनी है, ये पेपर में आ सकते हैं। मीन्स अ टोटल वेलबींग, मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब हुआ, मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वो ऑल एस्पेक्ट्स कौन कौन से, सबसे पहला एस्पेक्ट है फिजिकल। फिजिकल का मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा है मेंटल, आपका मेंटल स्टेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। बेशक कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर आप नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो तो वो गलत बात है, ठीक है। तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहलाओगे। आपका इमोशनली आप इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपका इमोशनली आप इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए। और सबसे लास्ट आता है बिहेवियरल, आपका बिहेवियर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके सही होना चाहिए। जैसे बहुत लोग एड्स के पेशेंट्स को बुरा मानते हैं, ऐसा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बी इट फिजिकल। सबसे पहले बात फिजिकल तो सिंपल मतलब है कि जो डेफिनेशन मैंने पहले लिखी थी कि आपका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाओगे। पर एक डेफिनेशन से मतलब नहीं होता, आपको मेंटली भी स्टेबल होना है, ठीक है, मेंटली आप चीज़ों को समझें, इमोशनली आपको स्टेबल होना ज़रूरी है, और बिहेवियरल भी आपका बिहेवियर सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके अच्छा होना चाहिए। तो ये पूरी डेफिनेशन बनती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कि मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बी इट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल, अकॉर्डिंग टू WHO। ये WHO के द्वारा दिए गई डेफिनेशन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि WHO की डेफिनेशन क्या होती है और उसका सेंटर कहाँ होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जेनेवा में WHO का जो सेंटर है, ठीक है,
वही सारी चीज़ों को देखता है। तो WHO के द्वारा जो दी गई डेफिनेशन थी वो यही थी कि मीन्स टोटल वेलबींग, क्योंकि आप ये समझिए नहीं कि अगर आप सिर्फ ये मानते हैं कि आपका फिजिकली आप फिट हैं, फिजिकली फिट है, आपके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, पर वो सही बात है। अगर आपको यहाँ मेंटली इम्बैलेंस है, ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं, आप सोसाइटी में अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है, आपका जो मेंटल इम्बैलेंस है तो वो सही बात नहीं है। इसलिए ये चारों चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, मतलब आप फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं, इमोशनली भी फिट है और बिहेवियरल भी फिट है, तो आप कहे जाएंगे कि आप रिप्रोडक्टिवली एक हेल्थी सोसाइटी में रहते हैं, आप रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है। अगर इसमें से एक भी काम, मान लीजिए कि आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली भी आप ठीक ठाक काम कर लेते हैं, पर आपके इमोशनल चीज़ों को लेकर ठीक नहीं है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, तो वो भी बात ठीक नहीं है, तब भी आप रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी कहलाएंगे, ठीक है। अगर आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्थी रहना है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी में रहना है, तो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और बिहेवियरली फिट होना होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो इंडिया वॉज अमंग के, आपको लाइन लिखनी है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज, इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज जिसने पॉपुलेशन को लेके अपनी जो एक्शन प्लान है उसको दिया। तो इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज में था इंडिया जिसने एक्शन प्लान्स को रिलीज किया। तो फर्स्ट कंट्रीज टू क्रिएट action plan at a national level, to create action plan at a national level। एक्शन प्लान का क्या नाम था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। 1951 ईयर इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बात किन किन चीज़ों पे एमसीक्यू आ सकते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया वाज अमंग दी फर्स्ट कंट्रीज। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्रीज में जिसने क्या किया, पॉपुलेशन से रिलेटेड एक्शन प्लान को रिलीज किया। फैमिली प्लानिंग में आप क्या, जैसे आपने स्लोगन सुने होंगे, हम दो हमारे दो, इस तरीके जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था कि लोगों को अवेयर करना, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना अबाउट द पॉपुलेशन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपके अपनी फैमिली को छोटा करिए। सो इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू क्रिएट एक्शन प्लान एट अ नेशनल लेवल। इंडिया ही सबसे बड़ी कंट्री थी अब, पर अभी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिल रही है, तो उसका आपको रीज़न आगे जाकर पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम था जिसको नेशनल लेवल पे इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐसा एक्शन प्लान था जिसको 1951 में रिलीज किया। इस भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका नाम पहले वो रिलीज हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से। कौन से ईयर में रिलीज किया गया था? 1951 में। पहले इतनी चीज़ों को लिखिए, इन पे 3 एमसीक्यू आ सकते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया 1951 में। इसके बाद आपको देखना है कि अभी जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से ये एक्शन प्लान को नहीं जाना जाता है। जैसे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारे नियम लागू करती है, तो इस समय अगर आपसे कोई पूछे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से क्या वो जाना जाता है जो 1951 में, नहीं, अब उसे जाना जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से। अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से नहीं जाना जाता है जो पॉलिसी, जो एक्शन प्लान को लेके आते हैं, अब वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से नहीं जानी जाती है, अब वो जाना जाती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से, यानी कि RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में बहुत कम चीज़ों को देखा जाता था कि अच्छा आपको अवेयरनेस फैलानी है, ऑडियो विजुअल की हेल्प से, मतलब पोस्टर्स की हेल्प से, टीवी में एड्स की हेल्प से आप क्या कहते थे, अवेयरनेस फैलाते थे। पर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर हम और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं। जैसे पहली बात आपको पता चला कि अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से नहीं जाना जाता, अब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है RCH प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको क्या, इसके मेन एम क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है अवेयरनेस लोगों के बीच में जाके आपको क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में आपको क्या करना है, घर घर जाके, मतलब बहुत सारा आपने देखा होगा कि घर घर जाके रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। तो आपको क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, RCH प्रोग्राम में आप क्या करते हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो। जो वहाँ के लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनका क्या करते हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, जिसकी हेल्प से टू फॉर्म अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी,
अगर आपको एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट करना है तो ये सारी चीज़ें जो आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने में हेल्प करती हैं वो किस प्रोग्राम के अंदर आता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम के। मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम का क्या काम है कि आप पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करें, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को फॉर्म करिए, जिसमें क्या है जहाँ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो फिजिकली फिट हो, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली वो ढंग से रहते हो, ठीक है। उनके अंदर कोई रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में कोई गलत धारणा हो, मिथ्स जितनी भी मिथ्स हैं, जितनी भी टैबू है उनको लोगों को समझाए कि नहीं ऐसा होता है, तो वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम के अंदर आता है। पहले वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, अब वो उसका मतलब कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कुछ चीज़ें आती थी, आप उसके अंदर कुछ चीज़ें कर सकते थे, अवेयरनेस कुछ लोगों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम में आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखते हैं, ठीक है। उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को कर सकते हैं, आप हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो लोगों के घर घर जाके, अवेयरनेस फैलाते हो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आपसे पूछे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम से आप क्या समझते हो, कौन कौन से पॉइंट्स उसके अंदर आना चाहिए, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने किस किस चीज़ों की बात करी, हमने इंडिया के बारे में बात करी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लेकर 1951 में, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है, जो नॉर्मल डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि मतलब अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछे तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन देगा, और WHO के हिसाब से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए वो हमने देखी। अब हम बात करेंगे एमनियो सेंटेंस। देखिए इसके बाद जितना भी पॉइंट है वो सिंपल है कि आप ऑडियो विजुअल पोस्टर्स की हेल्प से आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़वाएं, तो उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मेन चीज़ पे बात करते हैं एमनियो सेंटेंसेस, जिस पर क्वेश्चन आना पक्का है। तो एमनियो सेंटेंसेस, देखिए एमनियो सेंटेंसेस आप इसको बड़ा बड़ा लिख सकती हैं, एमनियो सेंटेंसेस। अब देखिए एमनियो सेंटेंसेस क्या है, एमनियो सेंटेंसेस इज अ टेक्निक, ठीक है, इज अ टेक्निक, एमनियो सेंटेंसेस इज अ टेक्निक टू चेक जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो गए, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एग्जेक्ट्रा। अब देखिए इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, एमनियो सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप जैसे आपको पता है कि मदर होम में जो फीटस है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तब अभी तो किसी को नहीं पता है, तो क्या होता है जो पहले प्रेग्नेंट मदर होती है वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि अराउंड 12 to 14 वीक्स में, अगर अराउंड 12 to 14 वीक्स में इट वॉज सेफ, तो एमनियो सेंटेंसेस डॉक्टर रिकमेंड करता है कि वो एक क्या करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड आपको पता है कि सराउंड करता है फीटस को, तो वो सिरिंज की हेल्प से डॉक्टर क्या करता है कि वो एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल देता है। फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड में आपको पता है कि जैसे ये फीटस है, ठीक है, मान लीजिए फीटस है, तो फीटस के सराउंड होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड, उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है जो डेड सेल्स होते हैं फीटस के वो उसमें गिरते रहते हैं। तो अगर आप एमनियोटिक फ्लूइड से सिरिंज की हेल्प से आपने वो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, फिर उसको क्या कहते हैं लेबोरेटरी में जाके चेक किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर इसको इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर जो बच्चा है जो फीटस है उसको किसी प्रकार का अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे डाउन सिंड्रोम हो, हीमोफीलिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, ऐसे बहुत सारे प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो पहले उसकी डिलीवरी से पहले ही बच्चे के आने से पहले ही पता चलता है, जिससे कि क्या है उसको ज़्यादा सेफ रहे कि उससे आप दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे कि उसका जो मरने के चांसेस है वो बच जाएँ। तो इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एमनियो सेंटेंसेस के प्रोसेस को। पर क्या हुआ कि एमनियो सेंटेंसेस इंडिया में बैन कर दिया गया है, ठीक है, एमनियो सेंटेंसेस इंडिया में बैन है, और कंट्रीज़ में ये लीगल है, इंडिया में बैन कर देगा। देखिए इंडिया में क्यों बैन किया गया, अब मैं बता दूँ। देखिए एमनियो सेंटेंसेस के प्रोसेस से क्या होता था कि जैसे आपने सिरिंज से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स आए हैं उससे क्या हो जाती थी, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती थी, क्या हो जाती थी, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती थी। सेक्स डिटर्मिनेशन का कारण क्या था कि वो मेल है फीमेल है, जो फीटस है वो पता चल जाता था। तो उससे क्या होता था, हरियाणा जैसे स्टेट्स में हो गया, ठीक है, हरियाणा जैसे स्टेट्स में हो गया, इन स्टेट्स में क्या करते थे जो फीमेल होती थी, जैसे पता चल गया एमनियो सेंटेंसेस करवाया, एमनियो सेंटेंसेस करवाने से सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया कि फीमेल है, अगर फीमेल निकली, ठीक है, मेल है तो ठीक है, अगर फीमेल निकली तो क्या करते थे उसे मदर के वोम में ही मार दिया जाता था।
तो इस वजह से क्या हुआ कि फीमेल फिटेसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। जो फीमेल की जो पॉपुलेशन थी, जो सेक्स रेशियो था मेल और फीमेल के कंपैरिजन में, मेल की जो सेक्स रेशियो था वो बढ़ता चला गया, फीमेल की सेक्स रेशियो बढ़ता चला गया। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसने एमनियोसेंटेसिस को इंडिया में बैन कर दिया गया है। अब इसमें क्या है, अभी ये इंडिया में नहीं होता। अगर एमनियोसेंटेसिस होता भी है तो जैसे आप सिर्फ डॉक्टर क्या करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा लेते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उससे, लेकिन वो सेक्स डिटर्मिनेशन उन्हें जो मेल और फीमेल है वो नहीं बताना होता है, जो पेरेंट्स होते हैं। और कंट्रीज़ में लीगल है, इंडिया में लीगल नहीं है, क्योंकि उससे फीमेल फिटेसाइड के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते रहते हैं। इसलिए एमनियोसेंटेसिस को इंडिया में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो एमनियोसेंटेसिस पे यही क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से सिंड्रोम हैं, कौन कौन से ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो कि एमनियोसेंटेसिस के हेल्प से पता लगाए जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे, ठीक है, आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम का आप पता लगा सकते हैं। दूसरा, हीमोफीलिया का इससे पता लग सकता है। सीकल सेल एनीमिया को आप शॉर्ट में SCA की मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या फुल फॉर्म्स बताई, मैंने आपको RCH के फुल फॉर्म बताई कि RCH की क्या फुल फॉर्म होती है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, वो इंपॉर्टेंट है। आपको सीकल सेल एनीमिया का, जैसे आपको SCA लिख देगा, बोला कि फुल फॉर्म बताइए, तो आप लिख देंगे सीकल सेल एनीमिया, ठीक है, सीकल सेल एनीमिया। आप इनके बारे में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर नंबर 5 में जानेंगे कि ये सिंड्रोम में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। अभी आपको सिर्फ एमनियोसेंटेसिस पे ध्यान देना है। आप इसको सिंपली अपने दिमाग में रखिए कि एमनियोसेंटेसिस डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। 12 to 14 वीक्स में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज की हेल्प से निकाल दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ फीटल सेल्स आ जाते हैं। उससे क्या कर सकते हैं, आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं, किसी प्रकार का डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो फीटस को नहीं, अगर उसको होता है तो आप दवाइयाँ देके या बहुत सारे अबॉर्शंस कर दिए जाते हैं कि इससे बढ़िया तो अगर उसको बहुत ज़्यादा सिंड्रोम रहेंगे तो उसे ना ही करना अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इससे आपको पता चला कि इससे क्या था, इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल करने लग गया, क्योंकि इससे क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है कि मेल है फीमेल है। तो बहुत सारे जो गांव के इलाके थे उसमें क्या कहता है, फीमेल फिटेसाइड बनने लग गया, फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। फीमेल फिटिसाइड के बढ़ने के कारण जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चल गया कि इस प्रोसेस के कारण, एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस के कारण, तब की जेनेटिक डिसऑर्डर पता लग रहे हैं, वो तो ठीक है, तो फीमेल फिटिसाइड, जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है, ठीक है। अब इसीलिए अभी भी गाँव में ऐसे ये सब चीज़ें चलती हैं अनलीगली, पर वो चीज़ गलत है। पर इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस अगर कोई डॉक्टर करता हुआ पकड़ा जाता है तो उससे फिर है जुर्माना भी देना पड़ता है, जेल भी हो जाती है। एमनियोसेंटेसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पूरी प्रोसेस है, और इस पर क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने इस पर बैन लगा दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंस पे रखता है। अब इसके बाद इतनी चीज़ें हो जाने के बाद जो मेजर इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो खत्म हो जाता है इस चैप्टर का। अब आपको देखिए, अब आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सहेली पिल के बारे में। सहेली, ठीक है, सहेली पिल के बारे में। ये सहेली पिल है, ठीक है। पिल ये कैसी थी, एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है। आपको सहेली पिल के बारे में लास्ट में एनसीईआरटी की में दे रखा है, तो आपको बताना चाहिए कि सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। इसको वंस आ वीक पिल के नाम से जाना जाता है, वंस आ वीक पिल के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। आप पूछोगे कि ये पहली बात तो फीमेल्स के लिए होती है, ठीक है, फीमेल्स के लिए होती है। ये डेवलप की गई थी, डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल। CDRI की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है, तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो आपसे दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहला आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो सहेली के बारे में 1 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो आपसे पूछे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होती है, दूसरा वो कहाँ पर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की लोकेशन कहाँ पर है। तो आपको लखनऊ भी टर्म वो याद रखना है कि लखनऊ में पाई जाती है। जिसको जिन भी वुमेन्स को प्रिवेंट करनी होती है प्रेगनेंसी, वो इस पील को लेते हैं, ठीक है। इस पील के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए कि सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, वो 1 हफ्ते में एक ही बार ली जाती है, ठीक है। फीमेल्स इसको लेती हैं, मेल्स इसको नहीं लेते हैं। डेवलप है, बहुत लोग क्या करते हैं, मेल्स समझते हैं, ठीक है, आंसर में मेल तो टिक कर देते हैं, फीमेल्स लेते हैं इस पिल को, ना कि मेल। डेवलप बाय साइंटिस्ट, कहाँ बनाई गई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI में बनाई गई थी। कहाँ पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए कि सहेली वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन के बारे में एनसीईआरटी में बहुत सारे डेटा दे रखे हैं, अब उनकी बात करते हैं। देखिए
सबसे पहले बात हम बात करें, आपको पता है कि इस समय इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में सबसे पहले हम कुछ डेटा के बारे में देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये रीज़न क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। सबसे पहले आपको लिखना है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के पॉपुलेशन की। इस समय इंडिया की पॉपुलेशन कितनी चल रही है। सो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आपको 3 टाइम लाइन्स का याद रखना है, एक 1900, एक 2000 और एक 2011, ठीक है। 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन। 2000 में हो गई 6 बिलियन, यानी कि लगभग 3 गुनी, ठीक है, लगभग 3x हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं, लगभग 3x हो गया, 3 गुना हो गया। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से, 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से ये हो गई थी 7.2 बिलियन, 7.2 बिलियन। अब देखिए 2 बिलियन का मतलब है 2000 मिलियन, 2 बिलियन का मतलब है 2000 मिलियन। तो सबसे पहली बात, ये जो 3 डेटा है आपको याद होने चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे 7.2 बिलियन। अगर आपको मिलियन में आंसर दिया हो तो आप वो भी दे सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 से लेके 2000 तक कितनी रॉकेटेड हुई है, मतलब कितनी गुना बढ़ी है, तो आप लिखेंगे 3 गुना बढ़ गई, ठीक है। 2 बिलियन से कितनी हो गई? 6 बिलियन, लगभग 3 गुना, 2 × 3 6 होता है, तो लगभग 3 गुना जो है पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। 2000 तक आते आते लगभग 6 बिलियन हो गई है। तो आपको याद रख रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन हो गई और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई है। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से कितना गुना है? 1900 से 2000 तक कितना गुना है? 3 गुना है। 2 बिलियन का मतलब होता है 2000 मिलियन। पहले आप इतने को लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे इंडियन पॉपुलेशन के बारे में कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी क्या चल रहा है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन का अभी क्या हाल है। तो अब अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करें, क्योंकि अपनी कंट्री के बारे में बात करना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर आपको 3 सेंसस फिर से दे रखे। सबसे पहला सेंसस दे रखा है इंडिपेंडेंस का, यानी कि ईयर वॉज 1947। अगर यहाँ की बात करें तो उस समय हमारे जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन, आपको कम लग रही होगी, ठीक है, 350 मिलियन। जब 2000 आई है, ठीक है, जब 2000 आई है और फिर उसके बाद 2011 मई में जो सेंसस रिपोर्ट आई थी, अब देखिए 2021 की सेंसस रिपोर्ट एनसीईआरटी में इसने दे रखी क्योंकि उस समय कोरोना आ गया था, उसकी वजह से सेंसस रिपोर्ट नहीं दी गई है, वरना एनसीईआरटी का जो डेटा है वो चेंज हो जाता है। तो आपको अभी 2011 तक का ही सेंसस रिपोर्ट को याद रखना है कि इंडिपेंडेंस में 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पूरे देश की जो जनसंख्या थी वो 350 मिलियन थी। 2000 में कितनी होगी? 1 बिलियन, समझ रहे, 1 बिलियन हो गई, ठीक है, यानी कि 1000 मिलियन हो गई, ठीक है, 1000 मिलियन हो गई, 1000 मिलियन हो गई। 2011 में कितनी हो गई? 1.2 बिलियन, कितनी हो गई? 1.2 बिलियन। तो आपको ये 3 डेटा भी याद होना है। एक तो मैंने बोला वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला 2, 6 और 7.2 वाला कितनी गुनी हो गई? 3 गुनी हो गई, वो भी याद रखना है। इंडिया की पॉपुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन इंडिया की पॉपुलेशन पे ही आएंगे कि इंडिपेंडेंस के दौरान 350 मिलियन थी, 2000 में 1 बिलियन हो गई, यानी कि 1000 मिलियन हो गई। 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। 2011 के नए सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से 1.2 बिलियन हो गई। इसका जो नेक्स्ट सेंसस रिपोर्ट था हर 11 साल में होता है, 2021 में होना चाहिए था, पर कोरोना के वजह से उसके जो डेटा है वो अभी एनसीईआरटी में छापे नहीं गए हैं। तो इतनी चीज़ों का बच्चे से याद रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने के एनसीईआरटी में कारण भी दे रखे हैं। सबसे पहला कारण जो दे रखा है वो हेल्थ फैसिलिटीज़, इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटीज़, इंक्रीजिंग। अब देखिए मैं समझाती हूँ कि इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ के आप क्या समझते हैं कि इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ का कैसे पॉपुलेशन पे असर पड़ा। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, पहले क्या था कि जैसे जब 90s का दौर था तो मान लीजिए आपको चोट लगी, ठीक है, आपको मान लीजिए चोट लगी, तो आपको आपके घर पे चोट लगी और आपके घर से जो हॉस्पिटल है वो 50 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखिए आपको जाने में लगभग 2-3 घंटे तो लगेंगे, मान लीजिए 5 घंटे लग गए आपको जाते जाते। अब 5 घंटे में ज़रूरी थोड़ी ना है, मान लीजिए कि सांप ने काटा तो सांप से 5 घंटे में तो आदमी की मौत हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या था कि जब पुराने ज़माने में लोगों की डिसीज़ के कारण, ठीक है, एक्सीडेंटल मान लो चोट लगी तो उसकी वजह से बहुत जल्दी डेथ हो जाती थी हॉस्पिटल पहुँचने से पहले। पर अगर हम
अभी का हिसाब देखें, ठीक है, 2023 में देखो तो अभी क्या है, आप देखेंगे कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आपको 2-2 किलोमीटर की दूरी पे एटलीस्ट क्लिनिक तो देखने के लिए मिल जाते हैं, ताकि जो प्राइमरी जो उपचार करना चाहिए कि भाई पट्टी वट्टी लगा दिया, ताकि जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पहुँच सके। तो 2023 में क्या है, हर एक 2-2 किलोमीटर में आपको 1 किलोमीटर की रेंज में आपको क्लिनिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, या जो आपको MCD हॉस्पिटल्स होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, उसकी वजह से क्या है कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गई। मतलब अब जो लोग डिसीज़ की वजह से, जो एक्सीडेंटली चोट लग जाते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे, उससे लोग अब मरने से बच रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं हो रही है। अगर डेथ नहीं हो रही तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, लोगों की लिविंग कंडीशंस बढ़ रही हैं, ठीक है, लोगों की लिविंग कंडीशंस बढ़ रही है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तीसरा मतलब कि ये रीज़न है कि डिक्लाइन रेट इन 3 चीज़ों में कमी आई है, ठीक है, 3 चीज़ों में कमी आई है। सबसे पहला डेथ रेट, ठीक है, मैंने आपको बताया कि डेथ रेट की वजह से डेथ रेट में कमी आई, मतलब अब जो लोग मर रहे थे उनका दर कम हो चुका है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, लिविंग कंडीशंस अच्छी हो गई, तो उसकी वजह से क्या है, अब डेथ रेट धीरे धीरे इतने अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं जिससे कि अब कम लोग मर रहे हैं। तो डेथ रेट क्या है, घट चुका है लोगों का। अब क्या है, इसके बाद डेथ रेट क्या है लोगों का घट चुका है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चा जब जन्म लेता था तो आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में बच्चों की डेथ हो जाती थी, जो दाई माँ करती थी उसकी वजह से डेथ हो जाती थी, ठीक है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और माओ की भी डेथ हो जाती थी। अब वो क्या है, वो कम हो चुका है। अब क्या है, जो डिलीवरीज होती है वो हॉस्पिटल्स में होती हैं, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में की जाती है, जिसकी वजह से अब डेथ क्या है, कम हो रही है। तो ये आप 3 रीजंस को लिख सकते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो है स्पेशली इंडिया में कि नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज यानी कि 15 से 24 साल के बीच में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में। तो मतलब कि अगर आपसे कहें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में किन की है, तो 15 से 24 साल के बीच में रहने वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसी वजह से सबसे ज़्यादा क्या मतलब इतने रिप्रोड्यूसिबल एज में 15 से 24 साल के एज में सबसे ज़्यादा लोग हैं इंडिया में, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये रीजंस पे लगभग 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है। क्या आप बताइए कि क्या क्या रीजंस है इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, या वर्ल्ड में पॉपुलेशन, आपको मेनली इंडिया का पूछा जाएगा कि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने के क्या क्या रीजंस है। आप क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटीज एंड लिविंग कंडीशंस, डिक्लाइन रेट इन डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ पीपल जो रिप्रोड्यूसिबल एज में यानी कि 15 से 24 साल के एज के बीच में है, उनकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में। तो आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आप IMR से दिखा सकते हैं और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को आप MMR से दिखा सकते हैं, ठीक है, MMR से दिखा सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे भी पॉपुलेशन से रिलेटेड अभी हमें बहुत सारी चीज़ों की बात करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस पे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप अपना सकते हो जिससे पॉपुलेशन घट सके, उनकी बात करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को। थैंक यू।